जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 55 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 55 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आपा, मुझे लगता है आपका शक बिल्कुल ठीक था। आयत जो शॉपिंग बैग लेते नूर आपी के रूम की तरफ आ रही थी कि हमीदा बेगम के अल्फाज सुन वो अस्मा बेगम के रूम के पास ही रुकी और आहिस्ता से कदम उठाते इधर उधर एक नज़र डालते दरवाजे के करीब हुई ताकि आसानी से सुन सके। आपको पता है कल से आयत आई है घर वापस। बुरहान और आयत को एक बार भी मैंने साथ में मुस्कुराते और बातें करते नहीं देखा। रात पता नहीं कहाँ रहा बुरहान। अभी घर आया तो अपने रूम में जाने के बजाय मेरे पास मेरे रूम में बेड पर लेटा और मेरी गोद में सर रखे सो गया। हमीदा बेगम को बहुत ज़्यादा फिक्र हुई थी जबकि ये सुन बाहर खड़ी आयत की सांसें जैसे रुकी थी और अभी जब गई तो मैंने देखा आयत बुरहान के पास वहाँ बैठी हुई थी। मुझे लगा शायद हम ऐसे ही सोच रहे थे मगर आयत को आंसू साफ करते देख मेरा दिल जैसे घबरा उठा। हमीदा बेगम ने ये बोलते आयत के पैरों तले ज़मीन हिलाई। वो परेशान हुई थी जबकि ज़ोर से अपने सर पर चित्र लगाई थी कि आंसू क्यों आए थे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है आपा, ज़रूर दोनों कुछ छुपा रहे हैं। बुरहान ने तो बताया था मुझे कि वो बहुत चाहता है आयत को, बहुत मोहब्बत करता है वो। तो फिर क्या मसला हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं आयत खुश ना हो? वो मुश्किल से बोलते घबराई थी। अल्लाह जानता है हमीदा दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन अभी फिक्र नहीं कर। अभी तो वो दोनों शादी तक यही है ना, देखते हैं अगर ऐसा ही रहा तो फिर मैं खुद आयत से बात करूंगी। अस्मा बेगम ने हमीदा बेगम को हौसला दिया था। आयत की जान पर बनी थी और तेज़ी से शॉपिंग बैग लेते आगे बढ़ी थी। पहले ऐसे क्या था हमारे दरमियान जो अभी नहीं है? पहले भी तो ऐसे ही थे हम। आयत दिल में चलते खुद से मुखातब हुई थी। नहीं आयत, चाहे तुम पहले भी बुरहान से बात ना करती हो मगर बुरहान तो करता था ना। वो तो सबके सामने तुम्हारी जान छोड़ता ही नहीं था। क्या यही वजह थी कि किसी को कुछ पता नहीं चला था? आयत सोचते फिक्रमंद हुई थी। आज इसको एहसास हुआ था कि बुरहान के उसकी तरफ उठते कदम उसको कितने सवालों से बचाते थे। इस बार तो वो घर पर भी नहीं गया। आयत का दिमाग पूरी तरह घूम गया था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अभी सब ठीक करे। जैसे भी करके अब मुझे सबके सामने खुश रहना है। वो सोचते एक आ बढ़ते नूर के रूम में दाखिल हुई। क्या बात है जनाब, शोर के लिए अपने नाजुक हाथों से खाना तैयार किया जा रहा है। वो जो सरहान के साथ शाह हाउस आई थी आयत को किचन में मसरूफ देख ऊंची आवाज़ में बोलते आयत को अपनी तरफ मतवजा कर गई। अस्मा बेगम आयत को देख मुस्कुराई थी। हाँ तो अपने शोर के लिए खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या तुम्हारे लिए बनाऊंगी? आयत ने मुश्किल से ज़बान से ये अल्फाज अदा किए थे जबकि ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। माशाल्लाह, क्या बात है आयत भाभी, इतना प्यार हो तो चाय उठी थी। अल्लाह तुम्हें किसी की नज़र न लगाए। ऐसे ही हमेशा मेरे भाई की कदम कदम पर खिदमत करना। और जो फार्म में आ चुकी थी शरारत से बोलते आयत को सच में हंसा के, तुम कभी पास नहीं आओगी ना? आयत ने हूर को हल्के से कंधे पर मारा था। वो कहकर लगाते जोर से हंसी थी। मैंने सोच लिया है कल हम सब साथ में ही गाँव जाएंगे। उन्होंने खुशी से बोलते कहा तो आयत ने हंसते हामी भरी। परी तुम भी आयत से सीखो, ऐसे सरहान का ख्याल रखा करो। अस्मा बेगम जो हूर के लिए अपने हाथ से जूस बनाना शुरू हुई थी इनकी बातों के दरमियान में बोलते हूर को सीखने का हुक्म दे गई। हाँ लड़की, तुम भी कुछ खिदमत अपने शोर की कर लिया करो। कितना चाहता है तुम्हें तुम्हारा शोर? बचपन की मोहब्बत, अब तो खुशी की खबर मिल जानी चाहिए थी हमें। आयत ने आखिर की बात धीरे से बोलते हूर को आंख मारते अपना बदला लिया था। वो लब नीचे उसको बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकी थी। अम्मी जान कितनी बार कहा है ऐसे मुझे परी मत बोला करें प्लीज़, मेरा नाम हूर है, आप यही नाम लिया करो। हूर आयत को आंखों से इशारा करती कि तुम्हें बाद में देखूंगी फ़ौरन से अस्मा बेगम के नज़दीक हुई। और वैसे भी मुझे शोर की खिदमत करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ लातदात नौकर हैं उसकी खिदमत करने के लिए। हूर ने जल्दी से आयत को देखते बात कौर की। तो तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ कोई नौकर नहीं है इसलिए आयत खाना बना रही है। अस्मा बेगम गिलास में जूस डालते मुस्लिम गुस्से से बोली। तो आयत ने हल्के से मुस्कुराते हूर को आंखों से कहा, अब जवाब दो। अम्मी आप कहती हो तो करूँगी एक दिन खिदमत। हूर इनको गुस्सा करते देख मुस्कुराते कहते बात खत्म करिए, ये लो जूस। अस्मा बेगम ने जूस का गिलास उठाते हूर को दिया, साथ ही दूसरा गिलास आयत को थमाया। वो दोनों साथ ही किचन से निकल कर बाहर गई थी जहाँ पर सरहान हमीदा बेगम के पास बैठा बातें कर रहा था। माशाल्लाह, यहाँ तो बड़ी महफिल लगी हुई है। फरहान जो सीढ़ी से नीचे आ रहा था सामने सोफे पर सबको बैठे देख वो भी एक साथ खुशी से बोलते इन तक आया। शुक्र है आप सोते से उठ गए, नहीं तो अभी मैंने आपको खुद डिस्टर्ब करने के लिए आना था। वो जब से आई थी बुरहान का इंतजार कर रही थी। वो जब भी जाने लगती बुरहान को उठाने के लिए अस्मा बेगम बाजू से पकड़ते वापस से बैठा देती कि वो कुछ देर पहले ही सोया है। अभी रात के 10 से ऊपर का टाइम था जब बुरहान उठकर आया। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम तो कभी किसी की बात मानती नहीं हो, तो जब तुम आई थी तभी मुझे उठा देना था। बुरहान उसको अपने साथ लगाते सुबह पर बैठा तो सरहान ने हंसते देखा। मैं तो कब की आ जाती अगर आपके सोने की और नींद की फिक्र ना होती। और आंखों को छोटा करते मायने खेस लहजे में बोली तो बुरहान उसके चेहरे को देख डिंपल गहरा कर गया। क्या सबने खाना खा लिया? बुरहान सबको चाय पीते देख माथे पर लाइन उभरते हुए, जी बेटा हम सबने खा लिया है, तुम ही रहते हो, तुम यंग्स रहते हो।
हमीदा बेगम सबकी तरफ इशारा करते बोली तो बुरहान समझ गया। हम तो कब से आपका वेट कर रहे थे। उन्हें बोलते इसको बताना फर्ज समझा तो ईमान इसको बच्चों की तरह बोलते देख हल्के से मुस्कुराई थी। आयत कहाँ है? बुरहान सबको बातें करते देख आयत को इधर उधर देखते अपनी माँ से पूछ गया। वो किचन में है। भाई सच आपको पता है आपकी बीवी शाम से लगी हुई है आपके लिए शाही खाना बनाने में। उन्हें राना अंदाज में बताते बुरहान को हैरान किया। चलो बच्चों उठो जल्दी से अब खाना खा लो। मेरी बेटी ने खाना टेबल पर लगवा दिया है। अमाद भी आ गया। शाम से किचन में लगी हुई थी। अस्मा बेगम सबको बोलते उठने का हुक्म दे गई तो बुरहान हूर सरहान ईमान उठे थे। तभी उन्होंने गेट से अमाद हाउस में दाखिल हुआ। सब एक साथ बैठे थे कि आयत ने हूर को चेयर से उठने का कहा तो वो हैरानगी से उठते खड़ी हुई थी और छोटे कदम लेते आयत तक आए। बुरहान ने हैरानगी से टेबल पर रखे खाने को देखा था जिसमें कुछ डिशेस बुरहान की पसंद की थी। क्या है? हूर आयत के करीब आते सरगोशी की तरह बोली। सरहान को खाना अपने हाथों से सर्व करो। आयत उसको बोलते जल्दी से बुरहान की तरफ गई थी क्योंकि इसके हाथ नहीं है। उन्होंने नाच करते दिल में बड़बड़ाया तो सरहान को प्लेट सीधी करते देख आगे बढ़ी थी और एकदम से प्लेट छीनने वाले अंदाज में झपकी थी। वो चुमका था। मैं आज तुम्हें अपने हाथों से सर्व करती हूँ। उन्हें दांत पीसते देर लपकोया तो वो हैरान हुआ। आयत खुद भी तो खाना मुझे सर्व कर सकती थी ना, तो फिर ऐसे हूर से क्यों कहा? सरहान जो आयत को देख चुका था हूर को बोलते हुए हैरान हुआ था। ये तुम्हारे लिए मैंने खुद बनाया है। आयत बुरहान के करीब वाली चेयर पर बैठते आराम से बुरहान को प्लेट में खाना सर्व करते बोले। तुम काबल ने फ़ौरन से नीली आंखें उठाते उसकी काली सी आंखों में देखा था। वो जल्दी से नजरें चुराते प्लेट को बुरहान के सामने रख गई जबकि सामने सरहान को खुद को देखते देख जल्दी से बुरहान के लिए रोटी निकालना शुरू हुई। ज़रूर सरहान को बुरा लगा होगा कि मैंने हूर को कहा, लेकिन मैं क्या करती शाह? अगर तुम्हें खाना सर्व करती तो बुरहान को बुरा लगता। मुझे पता है इसको मेरा तुम्हारे साथ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आयत ने दिल में सोचा था एक मिनट हूर तुम अलग से प्लेट में खाना क्यों डाल रही हो? एक प्लेट में खाओ फिर क्या हुआ? शर्माने वाली कोई बात नहीं है। सरहान तुम्हारा ही शोहर है। शाह तुम और आयत भी एक प्लेट में खाओ। देखो हम भी तो खाने लगे हैं ना। अमाद ने बोलते सबको अपनी तरफ मतवजा किया तो हूर आयत बुरहान सरहान ने हैरानगी से अमाद और ईमान की तरफ देखा था। ठीक कहा अमाद बेटा, चलो भाई तुम सब भी एक ही प्लेट में खाओ। पता है मियाँ बीवी का एक साथ एक प्लेट से खाना खाने से मोहब्बत पड़ती है। चलो शाबाश। अमीता बेगम बोलते एक चेयर को खींचते वहाँ बैठी तो उस्मा बेगम भी बैठी थी। सरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए तो वो ने गुस्से से भरी घुरी से नवाजा। ऐसे ही बातें हैं, कोई एक साथ खाने से मोहब्बत नहीं पड़ती। यहाँ साथ रहने से फ़र्क नहीं पड़ता तो खाने से क्या होगा? बुरहान जिसने रोटी से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा था आराम से सबकी बातें सुन दिल में बड़बड़ाते नजरें नीचे किए खाने में मगन हुआ तो आयत ने काली पलकें उठाते एक नज़र साथ बैठे शख्स को देखा था और बुरहान की रखी रोटी से एक नवाला तोड़ते बुरहान की प्लेट में से तालन लगाते अपने मुँह में डाला। बुरहान ने नीली आंखों से आयत के चेहरे पर टकाया तो आयत नर्वस सी हुई, लेकिन जल्दी ही सामने हमीदा बेगम लोगों को देखते बुरहान की तरफ मुस्कुराहट छाली। वो जितना हैरान होता कम था। ये आज इसको क्या हुआ है? इतना एहसास एक ही बार, वो भी अचानक से वो उलझा था। ये ऐसे इतनी गौर से मुझे कुछ घूर रहा है। इसकी नज़रें मुझे हर बार जाने क्यों कंफ्यूज करती हैं। आयत बुरहान को खुद को देखते देख नर्वस हो रही थी। इतने दांत क्यों निकाल रहे हो? अगर सोच रहे हो ना कि ऐसे खाना खाने से मोहब्बत बढ़ जाएगी तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानती। उन्होंने वाला मुंह में रखते सरहान की बदसी को देख कान में सरगोशी की तो वो अपनी बदसी को मजीद गहरा कर गया। बीबी और कितनी देर इंतज़ार करना है? हमें देर हो रही है। सारा दिन यहाँ खरबूजे यहाँ खज्जर ख्वार होते हैं फिर भी सुकून नहीं आने देते। बस कुछ। ईरम ने कांपते हाथों से घर का नमक लाया था लेकिन फिर एक बार म्यूसी हुई थी। माली अपनी बात कहते वहाँ से वापस गया था। ईरम को मान का इंतजार करते 2 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया था। 4 बजने वाले थे। शाम पड़ गई थी मगर मान ईरम को लेने नहीं आया था। वो कितनी ही कॉल कर चुकी थी लेकिन उसका फ़ोन बन जा रहा था। जब भी ऊपर कॉल करती वहाँ से भी कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। अब इंतज़ार करते करते वो खुद थक चुकी थी। वाले लोगों ने यूनिट को बंद करते ही जाना था लेकिन ईरम के खड़े रहने से वो चाह कर भी नहीं जा सकते थे। मान मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ईरम को शिद्दत किस्म का गुस्सा मान पर आया था चूँकि उसकी डांट और बातों की वजह से वो वहीं खड़ी जलील हो रही थी। आंखों में नमी भरी थी। वो फ़ोन बैग में रखते खुद ही गेट से बाहर निकली थी। एक नज़र रोड को देखा था और डर को अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़े तेज कदम लेते चलना शुरू हुई। ऐसे करती हूँ अकेडमी चली जाती हूँ आशा के पास। ईरम खुद घर तक जाने से डरी थी क्योंकि घर काफ़ी दूर था, इसलिए खुद से सवाल जवाब करते वो अकेडमी को ओपन देख वहाँ अंदर दर पड़ी। मर गई। आज तो किस्मत ही ख़राब चल रही है। ईरम जैसे ही अकेडमी में गई थी वैसे ही वापस लौटी थी क्योंकि अकेडमी के अंदर जाने से इसको पता चला था आज आशा तो आई नहीं थी और ईरम ये भूल गई थी। वो एक बार फिर चलना शुरू हुई थी। क्या करूँ? रिक्शा ले लूँ? वो पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो शोशोपन का शिकार हुई थी। अगर रिक्शे वाला मुझे कहीं और ले गया तो ये सोचते ही ईरम की सांस जैसे रुकी थी। नहीं, मैं ऐसे पैदल ही चली जाती हूँ। आज मामू को सब कुछ बताऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। वो डरते तेजी से चलते जा रही थी। कितनी ही नजरें उसको अजीब तरह से घूर रही थी। वो रोड से शॉर्ट रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए एक गली में दाखिल हुई जिसमें कोई दुकान मार्केट या ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ लोगों के छोटे मुनासिब मकान ही थे। पूरी गली एक किस्म की खाली थी। कुछ छोटे बच्चे शाम होने की वजह से गेंद बल्ला लिए अपने
प्लान कर रहे थे। वो इनके पास से गुजरती आगे बढ़ी। अभी वो एक गली से गुजरते दूसरी में दाखिल हुई थी तो सामने मोटरसाइकिल पर कुछ बैठे लड़कों को देख वो घबराए। नजरें नीचे करते वो इनको इग्नोर करते, तेजी से कदम उठाते, इनको पीछे छोड़ शुक्र करते आगे बढ़ी थी। इतनी कॉल हो नो इरम। जैसे ही मान ने फ़ोन पर इरम की कॉल देखी, दिमाग में एक करंट सा लगते याद आया था। वो जल्दी से होटल से निकल भागा था। वो एक मीटिंग में आया था कि फ़ोन को बंद करते रख गया, ये सोचे बिना कि इरम इतनी कॉल हो नो इरम। जैसे ही मान ने फ़ोन पर इरम की कॉल देखी, दिमाग में एक करंट सा लगते याद आया था। वो जल्दी से होटल से निकल कर भागा था। वो एक मीटिंग में आया था कि फ़ोन को बंद करते रख गया, ये सोचे बिना कि इरम आज अकेली है। 1 मिनट, यूनी बंद हो रही है। मान जो तेज ड्राइविंग करते हुए यूनी तक आया था, अभी चौकीदार को यूनी को ताला लगाते देख फिक्र से पूछा, जी साहब 3 घंटे हो गए हैं छुट्टी हुई को, कहीं आप इस लड़की को लेने तो नहीं आए जो 2 घंटे से किसी का इंतजार कर रही थी? फिर तक कर वो खुद ही चली गई। चौकीदार ने बताते साथ पूछा तो मान टाइम देख वापस से भागा। अजीब लोग हैं, पहले टाइम पर आते नहीं और फिर ऐसे भागते फिरते हैं। मालिक को मान पर गुस्सा आया था क्योंकि इसने जवाब जो नहीं दिया था। मान पूरी तरह घबराया, पूरे रास्ते में देखते पागल हुआ था। जबकि मुसलसल इरम को फ़ोन किया जा रहा था। जैसे ख्याल आया कि वो घर पहुंच ना गई हो तो तेजी से घर की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो पहुंचा, वो गेट के बाहर मुंह लटकाए खड़े अंधाधुंध घंटी के बटन पर हाथ रखे इसको सुकून दे गई। वो गाड़ी से निकलते उसके सामने आया था। वो पूरी तरह इसको इग्नोर करते अपने काम में मसरूफ रही तो मान ने एक नज़र इसको देखा था और डोर का दरवाज़ा खोला था। वो बिना बोले अंदर की तरफ रवाना हुई थी। मुकाबिल गाड़ी को बंद करते इसके पीछे ही घर में दाखिल हुआ। मामू जान, इरम आज पूरी तरह चीखी थी। वो कराम को मान की शिकायत लगाना चाहती थी। घर पर कोई नहीं है, सब गाँव चले गए हैं। मान इसको चीखते देख उसके अंदाज में ही ऊंची आवाज़ में कोया तो वो बिना देखे उसको ऊपर की तरफ भागी थी। इरम मेरी बात तो सुनो। मान जानता था कि वो कितना डरती थी, इसीलिए पाते उसके पीछे भागा। इससे पहले वो रूम में दाखिल होता, इरम गुस्से से डोर बंद करते ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी। इरम मान जिसके मुंह पर दरवाज़ा बंद हो चुका था, अब के दरवाज़ा खटकते पुकारा था। जबकि वो आसानी से उसके रोने की आवाज़ सुन सकता था। वो समझ गया था कि वो आज कितना डरी होगी, लेकिन वो ऐसे रोएगी इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था। इरम मेरी बात सुनो यार, मैं एक मीटिंग में चला गया था, फ़ोन मेरा बंद पड़ा था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मान उसके रोने की आवाज़ बढ़ते देख ऊंची आवाज़ में बोलते साथ ही डोर को बजाना शुरू हुआ। तुम्हें तो मैं कभी याद रहती ही कहाँ हूँ जो आज रहती। कोई ज़रूरत नहीं ऐसे अब मुझे बताने की। मैंने कुछ पूछा तुमसे? वो अंदर से रोते ही चीखी थी। गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ा था मुकाबिल की बात सुनकर। अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी खास होती तो तुम कभी भी मीटिंग में मुझे भूलते नहीं। तुमने कहा था ना कि जब तक तुम लेने ना आओ तब तक मैं वहाँ से किसी के साथ ना आऊँ। आज तुम्हारी वाली बात पर अमल किया तो पता चला कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। वो गुस्से से बोलते मान को खामोश करवा गई। मान जानता था अभी अगर वो कुछ बोलेगा तो वो सुनेगी ही नहीं, इसीलिए आराम से इसको वैसे ही रोते छोड़ वो सामने वाले लाउंज में जाते सोफे पर बैठा, क्योंकि अभी वो सिर्फ उसका इंतजार कर सकता था कि वो कब बाहर आती है। वो डोर को देखते सोफे से टेक लगाते टीवी ऑन कर गया। ये फूल अभी तक नहीं लगाए, यहाँ देखो, यहाँ भी अभी कितना काम पड़ा हुआ है। तो फैज शाह जो पूरी हवेली का जायजा ले रहे थे गुस्से से बोलते नौकरों को डरा गए तो वो भागते जल्दी से बाकी काम छोड़ पहले फूलों वाले कामों में लगे। हर तरफ 400 तैयारियां मुकम्मल हुई थी। शाहू हवेली पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाई थी क्योंकि फैज शाह की इकलौती बेटी की शादी रखी गई थी। वो कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। आयत के घर वाले सब अपनी खान हवेली में गए थे और बुरहान लोग सब शाहू हवेली में आए थे। क्या नादिया तुम ये क्या बोल रही हो? अब कब हुआ निकाह? नादिया की बातें सुन आयत को शौक लगा था। वो हैरान होती तफसील से पूछना शुरू हुई तो नादिया ने मुंह नीचे करते बोलना शुरू किया। आयत आपी 1 हफ्ता पहले की बात है। अभी मैं दोपहर को सोई उठी थी कि मामा ने कहा तैयार हो जाओ नादिया बेटा निकाह है तुम्हारा। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने पूछा भी ऐसे क्यों, जब शादी 1 हफ्ते बाद है तो निकाह ऐसे क्यों? तो मामा ने कहा तुम्हारे पापा ने फैसल मामों से बात की थी, उन्होंने कहा निकाह पहले कर दें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो बस फिर निकाह हो गया। नादिया ने ठहरते अल्फाज से बोलते बात खत्म की तो आयत को कुछ भी समझ ना आई। फैसल शाह का नाम जिस जगह आता है वहाँ ज़रूर दाल में कुछ काला होता है। आयत ने दिल में फिक्र से सोचा था और नादिया को रूम से निकल सीधे चलते वो हूर के रूम तक आई थी। आयत हूर को पुकारते रूम में दाखिल हुई थी कि अचानक खुद को बाजू से खींचते नूर आपी को देख हैरान हुई। नूर आपी कहाँ लेकर जा रही हैं? आयत हैरानगी से सवाल पूछते इनको देखने लगी तो वह इसको बाजू से अपने रूम के अंदर धकेलते डोर बंद कर गई। लो भाई, मेरी छोटी भाभी आ गई। चलो आयत अभी चुपचाप यहाँ बैठ जाओ और अपनी तैयारी को करना शुरू कर दो। तो नूर इसको बेड पर बैठाते ईमान की तरफ गई तो आयत ने रूम में चारों तरफ नजरें दौड़ाई थी। ये सब आयत नमरीन को तैयार होते देख हैरानगी से पूछ गई तो नूर ईमान को छोड़ वापस से आयत के करीब आई थी और इसको अपने सामने करते उसकी हिजाब की पिन निकालते उसका दुपट्टा सर से उतार के आपी आयत ऊंची आवाज़ में आगे कुछ बोलती। नूर ने आंखों से घूरते इसको खामोश रहने का जैसे हुक्म दिया था। ईमान, नमरीन, हया, हूर सब ने एक साथ आयत की तरफ देखा था जो ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसका कुछ बहुत खास छीन लिया हो। ऐसे मुझे अंदाज़ा हो गया है सम्राट तेरा हमारे सिवा कोई दोस्त नहीं है। देख तू कैसे हमारे पीछे बिना बुलाए ही मुंह उठाकर यहाँ चला आया। अली ने शरारत से भरे लहजे में बोलते कोया तो सम्राट ने मुंह खुले अली को देखा था जो अब जर के हाथ पर हाथ मारते क्या लगाते खूब मुस्कुराया था। कोई बात नहीं, हंस लो, जब मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया ना तब एहसास होगा तुम लोगों को। सम्राट गुस्से
बनाते इनको इमोशनल होते बोलते उठकर अयान की तरफ गया था, जो सामने ही से ही आ रहा था, जबकि अली और ज़र अपनी हंसी को बंद करते उसको मनाने के लिए पीछे भागे थे। यार वैसे तुम लोगों के शाहू इतने बड़े फंक्शन क्यों रखते हैं? मेरा मतलब गांव में भी इतना आलीशान इंतजाम किया हुआ है, लगता ही नहीं कि हम किसी गांव में आए हैं। नुमान सरहान को देख खूबसूरत होर को देख बोला, यार यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे खानदान के अपने ही तौर तरीके बहुत हैं जो खास भी हैं, तो बस इनको देखते हुए ही ऐसे इंतजाम किए जाते हैं। फरहान ने जूस पीते सर्दी से लहजे में कोया, फरहान शाह तुम तो यार अब लिफ्ट ही नहीं करवाते, सियासत में अच्छे गए हो, हमारी साली को लाहौर भी नहीं लाते। अभी नुमान सरहान बैठे हुए थे कि बाल में के हॉल में बुरहान और अमाद की एंट्री हुई, तो बुरहान अमाद नुमान को देख इसी तरफ आया, तो नुमान मिलते साथ ही शिकवा में अंदाज में बोला, बस यार सियासत चीज़ ही ऐसी है कि वक्त मिलता ही नहीं। बुरहान हल्के से मुस्कुराहट चेहरे पर लगाते नुमान के पूछे सवाल पर जवाब बुरहान हल्के से मुस्कुराहट चेहरे पर लगाता नुमान के पूछे सवाल पर जवाब पास कर गया, तुम बताओ अपनी कैसा काम जा रहा है? चलो मैं तो सियासत में बिजी था इसीलिए लाहौर नहीं आ सका, बट तू कौन सा नवरीन को लेकर मीरपुर आया कि तू ही मिलने चला आता? नुमान ने साली वाली बात पर जवाब देते नुमान की क्लास लगाई, बस यार मीटिंग के लिए अब कभी दुबई तो कभी इस्लामाबाद का होकर रह गया हूँ मैं, नवरीन को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाता, देखो बीवी की मोहब्बत यहाँ उसके पीछे खींच लाई है। नुमान ने शादी में शिरकत की जैसे ही वजह बताई, अमाद बुरहान और फरहान एक साथ क्या लगाते हंसते थे। यार बता रहा हूँ ऐसे मौक़ों पर ही शादीशुदा लोगों को ठीक से टाइम मिलता है, एक तो शादी जैसा माहौल होता है। नुमान राजदारी से बोलते थोड़ा बुरहान अमाद के करीब हुआ, तो बुरहान ने चौंक और फरहान ने हैरानगी से नुमान को देखते गौर से कान लगाया। ऊपर से बीवियाँ एक बार फिर से दुल्हनों की तरह तैयार मिलती हैं तो दिल खुद ब खुद ही माहौल रोमांटिक बना देता है, समझे? नुमान अपनी बात खत्म करते सबको जैसे नई सोच दे गया। फरहान ने सरसी से मुस्कुराते हुए को याद किया तो बुरहान नुमान की बात सुन फोन का बहाना करता हवेली की तरफ गया, लो जी देखो हमारी भाभी है तैयार। हूर और नूर ने जैसे ही आयत को तैयार किया, दोनों खुशी से आयत को नमरीन और ईमान के आगे कर गए। माशाल्लाह आयत, अल्लाह तुम्हें मेरी बहन बुरी नज़र से बचाए। नमरीन आयत को देख नज़र उतारते इसको गले लगा गई, देखा मैंने कहा था ना ईमान, इस बार मैं खुद आयत को तैयार करूंगी, तो देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। नूर ने अपनी आयत को खुद के सामने किया था, चलो चले नमरीन आप भी जल्दी से प्रैक्टिस कर लें डांस की, कल को मेहंदी पर अगर सबका डांस अच्छा ना हुआ तो बहुत बुरा होगा। नूर बोलते नमरीन और ईमान के साथ रूम से बाहर गए। पता है आयत, मुझे आज समझ आ रही है कि बुरहान तुम पर क्यों फिदा हुआ, तुम्हारी जो सादगी में नूर है ना वो सबसे तो छुप गया, लेकिन बुरहान की नीली आंखों से छुप ना सका, इसलिए तो इतना बड़ा खजाना अपने पास छुपा कर बैठ गया। नूर आयत का चेहरा मोहब्बत से हाथों में लेते बोली, तो आयत खामोश से अल्फाज छोड़ने लगी, नूर आपी ऐसा लिबास पहनना ज़रूरी था, मेरा मतलब ओहो आयत तुम भी ना क्या ये बातें लेकर बैठ गई हो। यहाँ देखो। नूर आयत के सवाल को झड़कते उसको आईने के बिल्कुल सामने खड़ा कर गई। एक बार अपनी पलकें उठाकर अपना सरापा तो देखो, तुम्हें पता चले तुम आज बुरहान को हर सूचित करने वाली हो। नूर ने मोहब्बत से आयत के कान में सरगोशी करते उसके दिल की धड़कनें तेज की। वो पूरी तरह उलझी थी, जबकि नूर के इतना बोलने पर वो धीरे से डरते दिल को संभाले पलकें उठाते सामने आईने में अपना आँख देख हैरान हुई। क्या वो आयत थी? आयत को अपना सरापा एक नजर देख घबराते तेजी से पलकें नीचे झुका गई। नूर उसकी घबराहट को साफ महसूस कर सकती थी। आयत फौरन से पलटी थी। नूर ने उसको बाजू से पकड़ा था, यहाँ बैठो। उसको बाजू से पकड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठा गई। यहाँ एक बार अपनी पलकें उठाकर अपना सरापा तो देखो, तुम्हें पता चले तुम आज बुरहान को हर सूचित करने वाली हो। आयत पता है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरा भी ऐसा ही हाल होता था। अदयान बहुत शरारती है। नूर को अपना वक्त याद आते चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। मैं बहुत डरती थी, नर्वस होती थी, मेरा दिल बहुत धड़कता था जब मैं अदयान को अपने आसपास देखती थी। पता है मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसा होता है और तुम्हें भी इतना घबराते देख मुझे वो पल याद आ गई। नूर ने उसके हाथों को देख अपना हाथ आयत के हाथों पर रखा तो आयत ने लंबा सांस खींचते नूर के चेहरे को देखा। नूर आप ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मेरी शादी हो। आयत ने जल्दी से कहा। इससे पहले नूर दरमियान में टोक दी। आयत मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ और तुम मुझसे क्या बातें कर रही हो? जानती हो ये सब मैंने बुरहान और तुम्हारे लिए किया है। मुझे पता नहीं तुम दोनों बहुत दूर दूर नजर आते हो और वैसे भी अभी 7-8 माह हुए हैं तुम लोगों की शादी को। इतना सारा तो नहीं हुआ कि तुम ऐसे बुरहान के लिए तैयार नहीं हो सकती। खुश रहा करो खुद भी और बुरहान को भी खुश रखा करो। नूर प्यार से समझाते आयत के माथे पर लब रख गई। मुझे अजीब लग रहा है, मैं ऐसे तैयार कभी नहीं हुई। नूर आपी ऊपर से मेरे बाल भी खोले छोड़ दिया आपने। आयत रोने वाली हुई थी। नूर ने गौर से उसका चेहरा देखा था और ये लहंगा आयत की आंखों में पानी भरा था। वो खामोश हुई थी। आयत क्या तुम अपने शोर के लिए ऐसे तैयार नहीं होना चाहती? नूर इसको ऐसे देख परेशान हुई थी जबकि पूछते उसके पास नीचे बैठी थी क्योंकि इसको लगा था जैसे कुछ ठीक ना हो। नूर आपी शोहर को खुश करने के लिए ऐसे तैयार होना लाजमी क्यों समझा जाता है? शोहर को बीवी की सादगी भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना, और वैसे भी वो शोहर ही क्या जो बीवी के ऐसे रूप पर प्यार बरसाए और सादगी को देखे भी ना। आज की बातें नूर को एक हद तक ठीक तो लगी, लेकिन फिर भी इसको देख बोलना शुरू किया। आया शोहर बीवी से मोहब्बत करता है, चाहे वो जैसे मर्जी रूप में उसके सामने आ जाए। तुम्हारी बातें ठीक है, मगर मैंने तो तुम्हें वैसे ही तैयार किया जैसे हम सब तैयार हुए। मैंने सोचा था कि हम सब एक साथ एक जैसा लिबास पहनेंगी और डांस की प्रैक्टिस करेंगी और मैं बस हम लोग होंगी, कोई भी गैर मर्द नहीं आएगा। जो डांस सिखाने के लिए टीम आई है लड़की ही तुम्हें डांस सिखाएगी, कोई मसला नहीं होगा
बुरहान उन्हें प्यार से बताते आयत को बेफिक्र करना चाहा था। वो नूर को देख हल्के से मुस्कुराई थी क्योंकि वो समझ गई थी बात करके कोई फायदा नहीं। ऐसे करो, अपनी कुछ पिक्स लो, अपने शोर को सेंड करो, मैं चलती हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाना। नूर तेजी से कहते रूम से गई थी। आयत ने काली स्याह आंखों की पलकों की बार उठाते सामने आईने में देखा था और धीरे से उठकर खड़ी हुई थी ताकि एक दफ़ा पूरी तरह खुद का जायजा ले सके। गौर से पहनना लहंगा और कुर्ती को देखते अपना ब्रेक रेशमी दुपट्टा देखा था जो एक पिन के सहारे सर पर टकाया गया था। बुरहान आयत ने जैसे ही बुरहान कहा, दिल जैसे उसके नाम पर ही जोर से धड़का था। वो घबराई थी जबकि जल्दी से ख्याल को झड़कते बाहर की तरफ रवाना हुई। हॉल में कोई मर्द नहीं आएगा और डांस भी कर लोगी, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। सबको खुशी से डांस करते दिखाकर हैरान कर दूंगी और बुरहान को बिल्कुल भी खुद को देखने नहीं दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती इसको कोई गलत फहमी हो। आए दिन में खुद से तय करते मजबूत होते सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए थे जबकि साथ ही खुद को नॉर्मल करते चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट जाए। क्या तुम भी डांस करोगी, वो भी अयान के साथ? हया तो आबिश के मुंह से सुन चौंक हुई। हाँ, सब जब मेहंदी के फंक्शन पर कपल डांस कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वैसे भी अयान ने कहा है मुझसे वो मेरे साथ डांस करेगा। आबिश अपनी खुशी में बताते अयान का हया पर सदमा तारी कर गई। आए जो सीढ़ियों से नीचे आते हॉल में सब औरतों को देखते छोटे कदम उठाते हया लोगों के करीब आई थी। हया जो आबिश को जवाब देने वाली थी आयत को देख मुस्कुराई। चलो आयत, इसको मुस्कुराता देख बाजू से पकड़े आगे बढ़ी। माशाल्लाह आयत तो बहुत प्यारी लग रही है, हमीदा बेगम ने अस्मा बेगम को बोला था जबकि साथ ही दोनों ने उसको ऐसे ही मुस्कुराते रहने की दुआ दी थी। चलो गर्ल्स एक साथ इकट्ठी हो जाओ। शिबाना बेगम लोग अभी खान हवेली से शाहू हवेली आई थी कि डांस टीम की मेंबर्स ने सब लड़कियों को इकट्ठा होने के लिए बोला तो सब एक साथ खड़ी हुई। चलें, जिनको कपल डांस आता है वो एक तरफ हो जाए, जिनको नहीं आता वो वहीं खड़ी रही। लड़की ने जैसे ही कहा हूर हया नूर जल्दी से एक तरफ हुई थी। आयत जो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि उसका लिबास ठीक नहीं वैसे ही अपनी जगह पर जमी रही। नूर आयत को आराम से खड़े देख डांस सिखाने वाली लड़की के पास गई थी और उसके कान में सरगोशी करते कुछ कहा था जिसे वो सारा लाते आयत के सामने आई थी और झटके से हाथ पकड़ा तो आयत एकदम से खुश होश में आई थी। चलो मैं तुम्हें कपल डांस सिखाती हूँ, कैसे एक लड़का और लड़की करते हैं। वो बोलते आयत का हाथ पकड़े अपनी कंधे पर रख गई तो आयत ने हैरान होते आस पास खड़ी अपनी बहनों को देखा था। मेहंदी तो कल को है, ये इतना म्यूजिक आज क्यों बजाया जा रहा है? बुरहान हवेली के अंदर से आती म्यूजिक की आवाज़ सुन सबको देखते पूछ गया। यार मैंने सुना है कि लड़कियां सारी कपल डांस सीख रही हैं, कल को मेहंदी के फंक्शन में खूब रौनक लगने वाली है। अयान ने बताते सर को कोको कोला की बोतल पास की थी। वो सब अभी बाहर मर्दाना हॉल में एक साथ टेबल के आसपास चेयर पर बैठे हुए थे। एक्सक्यूज़ मी, बुरहान जो सिगरेट को जलाए उसको आराम से बैठे नोश फरमा कर रहा था। आतिक को देख मुकाबल एक्सक्यूज़ करते वहाँ से उठा था। आवाज़ ने सचिसा उसको जाते देखा था। अभी वो बात करते मुड़ा था कि पोरिच में रुकी गाड़ी को देख मुकाबल ने करण की तरह अपनी आंखें वहाँ गाड़ी। जमाल शाह जो गाड़ी से बाहर आया था और आराम से चलते बुरहान की तरफ कदम बढ़ा चुका था। बुरहान ने पुरस्कून से अंदाज में इसको आते देख सिगरेट का एक गहरा कश लगाया था। हैरान हो मुझे यहाँ देखकर? जमाल ने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराते जाते पूछा था। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए जमाल शाह। बुरहान कौन सा होते उसकी तंजिया मुस्कुराहट को देखते हल्के से डिम्पल नुमाया कर गया। और मुझे तुम्हें यहाँ देखकर कोई खास परेशानी नहीं हुई? वैसे मानना पड़ेगा इतना कुछ होने के बाद भी वही अंदाज, वही लहजा, पुराने रंग ढंग, तुम बिल्कुल भी अपनी चाल में फ़र्क आने नहीं देते। जमाल ने तंजिया बातों के तीर चलाना शुरू किए थे। वो तो अंदाज़ा था और ऐसे ही हमेशा रहेगा। बुरहान शाह ज़मीन पर रहकर भी आसमान पर उड़ता है। जमाल शाह तुम्हारी तरह मैं आसमानों के ख्वाब नहीं देखता। अच्छा चलो वो तो वक्त बताएगा। ये लो, अगर इस दिन का कुछ बाकी रह गया है तो आज पूरा कर दो क्योंकि जमाल शाह अभी पीछे नहीं हटेगा। जमाल ने बुरहान के हाथ को आगे करते पिस्टल बुरहान के हाथ पर रखी थी। बुरहान शाह किसी से खैरात नहीं लेता। जमाल शाह हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, तुम्हें अपने हाथों से, लेकिन जब हम तुम्हें मारेंगे तब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी और वक्त भी हमारा होगा। बुरहान शाह वापस से पिस्टल जमाल शाह के हाथ पर धरते उसको वैसे ही छोड़ आगे बढ़ा था। वो मुठियों के पीछे सिर्फ उसको जाते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। क्या हो गया है जो ऐसे आपस में लड़ रहे हो? मान जो लैपटॉप पर बैठा अपना काम कर रहा था, लैपटॉप को एक तरफ रखते फ़ोन को उठाते ऑन कर गया और सब दोस्तों के मैसेज देखते रूम में अपने आने की खबर दी थी। अच्छा हुआ तू भी बीवी को छोड़ हमारे पास चला आया, नहीं तो हम तुझे भी बीवी का गुलाम टैग देने वाले थे। एक दोस्त ने मान के सेंड किए मैसेज का रिप्लाई करते गोया तो बाकी दोस्त एक साथ इमेज सेंड करना शुरू हुए थे। यार आज मेरे घर वाले सब कहीं गए हैं, शादी थी दूर के रिश्तेदारों के यहाँ, घर पर मैं हूँ और मेरी बीवी है तो माहौल को गर्म कर रहा हूँ। क्यों रोमांस में हड्डी बन रहे हो? मेरी बीवी मुसलसल मुझे ही घूर रही है, तुम लोग मैसेज करना बंद करो। अब मैं ही फ़ोन बंद कर रहा हूँ, सुबह देखूंगा तुम सबको। वो दोस्त जिसको तंग करने के लिए वो सब ग्रुप पर लगे हुए थे अपनी बात कहते ऑफ हुआ था। मानस के मैसेज पर हल्के से मुस्कुराया था कि तभी रूम का डोर खुला था। मुकाबले की नज़र फ़ौरन से ऊपर उठी थी। वो छोटे से कदम लेते रूम से बाहर आई थी और ससी से नज़र माँ पर डालते बालों को पीछे से उठाते जुड़े की तरह गोल करते नीचे सीढ़ियों की तरफ रवाना हुई। मान जल्दी से फ़ोन बंद करते लैपटॉप ऑफ करते उठा था। वो जानता था कि इसने शाम से कुछ नहीं खाया, इसलिए भूख की वजह से अभी वो बाहर आई थी। जैसे ही मान धीरे से चलते किचन तक आया, वो आराम से फ्रिज के पास खड़े थोड़ा सा झुके सब चीज़ों को चेक करना शुरू हुई थी। वो किचन में आते गले को कनकार के उसको जैसे बताना शुरू हुआ कि वो उसके पीछे ही मौजूद है। वो रुकी थी मगर पलट कर देखना मुनासिब नहीं समझा। ईरम चलो डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं। मान उसको वैसे ही अपने काम में मसरूफ देख अब सोचते बोला।
मुझे कहीं नहीं जाना, आपको जाना है तो शौक से जाए। वो फ्रिज से कीड़ा लेते पलटी थी और जल्दी से प्लेट लेते इसमें कीड़ा रखते प्याज उठाया था और काटना शुरू हुई। तुम अभी क्या बनाने लगी हो? तुम्हें भूख लगी है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम चलो हम बाहर डिनर पर चलते हैं। माँ ने एकदम आगे बढ़ा था और उसके हाथ से प्याज पकड़ने की कोशिश की कि इरम ने फ़ौरन से अपने हाथ पीछे को किया। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, वो भी आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे भूख लगी है इसलिए बनाने लगी हूँ, मैं ये खा लूँगी। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आराम से मान की आंखों में देखते साफ बोली तो माँ ने कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा था और आराम से इसको वैसे ही छोड़ते चेयर पर बैठा था। इन्होंने प्याज खाते सब्जी सामान को देखा था और जल्दी से अंडा बनाना शुरू किया। कितनी देर ऐसे ही नाराज़ रहने वाली हो? मान जो काफ़ी देर से इसको काम करता देख रहा था अपनी खामोशी को ख़त्म करते हुए आराम से पूछ गया, मान खान से कोई नाराज़ हो सकता है? इरम तवे पर रोटी डालती उसके सवाल पर तर्क बोली तो वो माँ ने जब्त करते इसको देखा था। जारी।